ओए सारिम सुन, क्वेश्चन 2 में कौन सा मेथड लगना है? वो स्क्वायर वाला, जल्दी बता। इसमें फर्स्ट फॉर्मूला लगाओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। नहीं नहीं, ये क्वेश्चन गलत हो रहा है। सब क्वेश्चंस मिक्सअप हो गए हैं, पता नहीं कहाँ से आ गया ये क्वेश्चन। उफ ओ, कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे फैक्टराइज करूं इस एक्सप्रेशन को। देखो गर्ल्स, असाइनमेंट का ये क्वेश्चन तो हम तीनों नहीं सॉल्व कर पा रहे। मुझे तो लगता है इसमें मिड टर्म ब्रेक होनी है, बट तुम दोनों कह रहे हो कि इसमें परफेक्ट स्क्वायरिंग होनी है। आखिर पे ये क्वेश्चन फैक्टराइज होना कैसे है? जी तो प्यारे बच्चों, क्या आप भी किसी ऐसे ही उलझन का शिकार हो? अगर आपका जवाब यस है तो ये वीडियो है आपके लिए। जी हाँ, बिल्कुल आपके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलामु अलैकुम। I'm Anjana Heranas and you are watching Diamond Tutoring Academy. Welcome to this channel. Today we're going to learn factorization. So, without wasting a minute, let's get started. आज का हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन। तो पहले समझ लेते हैं कि फैक्टराइजेशन बेसिकली होती क्या है। फैक्टराइजेशन एक ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें आपको जो भी ओरिजिनल एंटिटी गिवन होती है ना, वो ओरिजिनल एंटिटी कुछ भी हो सकता है, चाहे वो कोई पॉलिनोमियल हो, चाहे वो कोई नंबर हो या फिर कोई मैट्रिक्स हो, ठीक है। जो भी आपको एंटिटी गिवन है, आपने उसकी ब्रेकडाउन करनी है और ऐसे कंपोनेंट्स में उसकी ब्रेकडाउन करनी है कि जिन कंपोनेंट्स को बैक मल्टीप्लीकेशन करने से आप ओरिजिनल एंटिटी को वापस ले आओ, ठीक है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं फैक्टराइजेशन, क्योंकि बेसिकली जिन कंपोनेंट्स में आपने उसको ब्रेक डाउन किया है वो कंपोनेंट्स ही उसके फैक्टर्स हैं और ये फैक्टर बनाने का प्रोसेस ही फैक्टराइजेशन कहलाता है, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन हियर। देखिए, आपको कोई भी एंटिटी गिवन है, ठीक है, आपने उसको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ये दो कंपोनेंट्स ऐसे होने चाहिए कि जब आप इनको मल्टीप्लाई करें तो ओरिजिनली आपके पास ओरिजिनल चीज वापस आ जाए, ठीक है। मीन्स कि आपको कोई भी एंटिटी गिवन है, कोई भी नंबर, कोई भी पॉलिनोमियल, कोई भी चीज गिवन है, आपने उसको ऐसे दो पार्ट्स में तोड़ना है, ऐसे कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करना है कि जब आप इन कंपोनेंट्स को वापस मल्टीप्लाई करें तो ये आपको ओरिजिनल एंटिटी प्रोवाइड कर दे, ठीक है। तो इस तरह ये जो कंपोनेंट्स है इनको हम कहते हैं, ये फैक्टर्स हैं। किसके फैक्टर्स हैं? ओरिजिनल गिवन एंटिटी के। अंडरस्टैंड? इन शॉर्ट आई मीन टू से कि जब कभी आपको कहा जाए कि आप फैक्टराइजेशन करें या फैक्टर्स बनाएं, तो आपने क्या करना है, जो भी नंबर आपको गिवन होगा या जो भी पॉलिनोमियल कुछ भी आपको गिवन है, ठीक है, आपने उसको ऐसे ब्रेक करना है, ऐसे पेयर में ब्रेक करना है कि जिस पेयर को आप वापस मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो आपके पास ओरिजिनल जो चीज थी, जो गिवन एंटिटी थी, वो वापस आ जाए एज अ आउटपुट। अंडरस्टैंड? फैक्टराइजेशन की स्टैंडर्ड नोटेशन कुछ इस तरह से है। P ऑफ x यानी कि कोई भी पॉलिनोमियल विद द वेरिएबल x इक्वल्स g ऑफ x डॉट h ऑफ x। इट मीन्स कि आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है किसी भी वेरिएबल के साथ, या फिर कोई नंबर भी है या कुछ भी चीज है, ठीक है, आपने उसको ऐसे कोई से कंपोनेंट्स में तोड़ना है और वो कंपोनेंट्स ही उसके फैक्टर्स कहलाएंगे जिनको बैक आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ओरिजिनल चीज वापस आ जाए। अंडरस्टैंड? अब ऐसा है कि देखिए, हमने ये समझा कि जब कभी भी हमने फैक्टराइजेशन करनी होगी, आपने इसको माइंड में रखना है, जब भी आपने फैक्टराइजेशन करनी है तो आपका आंसर इस तरह से आना चाहिए। देखिए, ये इन दोनों को हम पेयर भी बोल सकते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं, फैक्टर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट होगा वो आपके पास ओरिजिनल चीज वापस लेकर आ रहा होगा। अंडरस्टैंड? लेट मी एक्सप्लेन दिस विद एन एग्जांपल। सपोज कि मैं कहती हूँ 6 मेरी वो ओरिजिनल एंटिटी है जिसका मैंने फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। तो देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म मेरे पास क्या है? P ऑफ x इक्वल्स g ऑफ x h ऑफ x। व्हाट डज इट मीन? इट मीन कि ओरिजिनल चीज आपको गिवन होगी, आपने किसी भी दो कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करना है, ठीक है। सो ओरिजिनली मुझे क्या गिवन है? मुझे 6 गिवन है। सो मैंने 6 को ऐसे दो में ब्रेक डाउन करना है, ऐसे दो कंपोनेंट्स में, ऐसे दो फैक्टर्स में, ठीक है, कि जिनको बैक में मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 6 आ जाए, ठीक है। सो कैसे कर सकते हैं? अब आप देखें, 6 कैसे आ सकता है मेरे पास? 2 इंटू 3 हो सकता है या फिर 3 इंटू 2 हो सकता है, ठीक है। आप कह सकते हैं 2 3s आर 6 और 3 2s आर 6,
अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ऐसा है कि ये दोनों हमारे पास क्या हुए, फैक्टर्स हो गए, ठीक है, दोनों एक पेयर बन गया ना मेरे पास, ठीक है। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं, 3 2s are 6, तो वापस मेरे पास ओरिजिनल एंटिटी आ रही है ना। इसका मतलब है कि मैं कह सकती हूँ 3 और 2 6 के फैक्टर्स हैं, ठीक है। इन शॉर्ट अगर आपको कोई नंबर गिवन होता है तो आप इस तरह से फैक्टर्स बना सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा है कि फैक्टर्स बनाने के लिए भी एक कंडीशन होती है, ठीक है। कंडीशन ये होती है कि ये जो आपने फैक्टर्स बनाए हैं, ठीक है, ये फैक्टर्स ओरिजिनल एंटिटी के साथ एग्जैक्टली डिविजिबल जरूर होने चाहिए, ठीक है, अदरवाइज ये इसके फैक्टर्स नहीं है। अब कैसे एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे, लेट्स से कि मैं कहती हूँ 6 है मेरे पास, ठीक है, ओरिजिनल एंटिटी, ठीक है। ओरिजिनल एंटिटी से फैक्टर्स को डिविजिबल होना है, ठीक है। पहला फैक्टर क्या है, लेट्स से 3 है, तो मैंने 3 को ओरिजिनल एंटिटी 6 के साथ डिवाइड करके देखना है क्या एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो देखिए 3 2s are 6 है ना, तो मतलब मेरे पास 2 आ गया, तो 2 तो एग्जैक्ट आंसर है ना, पॉइंट्स में तो नहीं है, फ्रैक्शन फॉर्म भी नहीं आई और डेसिमल फॉर्म भी नहीं आई। इट मीन्स के 3 जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल है ओरिजिनल एंटिटी 6 से, ठीक है। तो अब हम चेक कर लेते हैं 2 को भी, ठीक है। तो ओरिजिनल एंटिटी आपने ऊपर रखनी है, ठीक है, और साथ में जो आपका फैक्टर होगा जिसको आप चेक कर रहे होंगे, ठीक है, उसको आपने डिनोमिनेटर में रखना है, ठीक है। और अब आपने इनको डिवाइड करके चेक करना है क्या डिविजिबल है या नहीं। तो देखिए 2 3s are 6, ऐसा ही है, एग्जैक्टली डिविजिबल है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 3 और 2 सही फैक्टर्स हैं 6 के, क्योंकि ये इससे डिविजिबल भी हैं, ठीक है। आई मीन टू से कि मैं ये नहीं कह सकती कि 6 का फैक्टर 5 है, क्योंकि 5 को जब आप 6 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं 5 की, तो आपके पास आएगा 1.2। अब आंसर तो आ गया ना डेसिमल फॉर्म में, या आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शन और डेसिमल फॉर्म में आंसर आता है, तो इसका क्या मतलब होता है कि ये चीज एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हुई इससे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 6 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, सो 5 6 का फैक्टर नहीं है। लेकिन जो हमने फैक्टर्स बनाए 3 और 2 ये एग्जैक्टली डिविजिबल हैं 6 से, तो इसका मतलब 3 और 2 6 के फैक्टर्स हैं, अंडरस्टैंड। अब देखिए जैसा कि मैंने फैक्टराइजेशन के लिए नंबर की एग्जांपल यूज की है, तो आपके माइंड में एक कंफ्यूजन तो जरूर अराइज हुई होगी, ठीक है। तो मैं उस कंफ्यूजन को दूर कर देती हूँ। हमने ऑलरेडी छोटी क्लासेस में पढ़ा होता है कि एक चीज होती है फैक्टर, ठीक है, और एक होता है मल्टीपल। अब देखिए क्योंकि मैंने टेबल यूज किया या मैंने कटिंग की, तो आपको डाउट हो सकता है कि कोई चीज टेबल में मल्टीपल होती है और कोई फैक्टर होती है, तो हम कैसे पता चला सकते हैं कौन सा फैक्टर है और कौन सा मल्टीपल है, ठीक है। तो मैं छोटी सी एग्जांपल लेती हूँ। लेट्स से कि हम कहते हैं हमें 2 के फैक्टर्स चाहिए और हमें 2 के ही मल्टीपल्स भी चाहिए, ठीक है, ठीक है। 2 के ही मैंने मल्टीपल्स फाइंड करने हैं, 2 के ही मैंने फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो चेक कर लेते हैं। अब देखिए फैक्टर क्या होगा, फैक्टर वो होगा जिसके टेबल में ये 2 आता है, ठीक है। देखिए इसकी एक हिंट ये है कि जो नंबर आपको गिवन होगा ना, वो खुद तो अपना फैक्टर होगा ही होगा, और बाकी जो उसके फैक्टर्स होंगे वो उससे छोटे होंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए 2 को अगर हम 2 के फैक्टर्स देखने लगे तो 2 किस किस के टेबल में आता है, ठीक है, वो 2 के फैक्टर्स हैं। 2 किस किस के टेबल में आता है, 2 पहले देखिए 1 से स्टार्ट करें तो 1 के टेबल में 2 आता है, 1 2 is 2, ठीक है। तो 1 के टेबल में आता है, और 2 1 is 2, 2 के टेबल में आता है, ठीक है। लेकिन अब अपने से बड़े टेबल में 2 नहीं आता, और कोई भी ऐसा डिजिट मेरे ख्याल से नहीं है जो कि अपने से बड़े टेबल में आता हो, ठीक है। इट मीन्स कि फैक्टर क्या होता है, जिसके टेबल में ये नंबर आता होता है वो उसका फैक्टर होता है, ठीक है। अब मल्टीपल क्या होते हैं, इसके टेबल में जो जो आता है वो इसके मल्टीपल है। लेट्स से मैं यहाँ पे अगर 2 का टेबल लिखती हूँ, क्योंकि मैंने 2 के मल्टीपल्स निकालने हैं, तो 2 1 is 2, 2 2s are 4 एंड 2 3s are 6 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। तो अब मैं अगर मल्टीपल्स की बात कर रही हूं तो मेरे पास मल्टीपल्स ये हैं, जो आपके टेबल का आउटपुट होते हैं वो आपके मल्टीपल्स हैं, ठीक है। यानी कि जो जो इसके टेबल में आते हैं, अगर मैं आपको 4 का कह देती कि 4 के मल्टीपल्स बता दें, तो आपने 4 के टेबल के जो आउटपुट्स होते हैं वो बताने होंगे, वो उसके मल्टीपल्स होगा। लेकिन अगर मैं आपको कह देती कि 4 के फैक्टर्स फाइंड करें, तो फिर आपने ये चेक करना होता कि 4 किस किस के टेबल में आता है, अंडरस्टैंड। तो फिर 4 एक तो अपना फैक्टर खुद हो जाता, एक तो 4 1 के टेबल में आ जाता है, फिर एक जो 4 है वो 2 के टेबल में आ जाता है, ठीक है। तो फिर आपने यूं देखना होगा, अंडरस्टैंड।
आई एम श्योर अब आपकी फैक्टर और मल्टीपल वाली कंफ्यूजन भी क्लियर हो गई होगी. नाउ कमिंग बैक टू द स्टैंडर्ड फॉर्म विच वॉज P of x equals G of x H of x. ठीक है, इट मीन्स कि आपको जब भी कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी इक्वेशन या जो भी चीज आपको फैक्टराइजेशन के लिए दी जाती है, आपने उसमें पेयर फॉर्म में आंसर लाना होता है. ऐसा ही है ना, यानी कि ओरिजिनल चीज को ब्रेक डाउन करना, इस तरह के दो कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करना है कि जब आप उनको मल्टीप्लाई बैक करेंगे तो आपके पास ओरिजिनल गिवन एक्सप्रेशन है वो वापस जरूर आनी चाहिए. ठीक है, यहां से एक बात तो हमें ये पता चली फैक्टर्स ही होते हैं. दूसरी बात ये कि फैक्टर्स हमेशा पेयर में होते हैं. ठीक है, ऐसा तो यहां नहीं लिखा हुआ कि जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा नहीं लिखा हुआ ना कि मतलब पेयर सेम है तो स्क्वायर कर दें, ऐसा नहीं लिखा हुआ. इट मीन्स कि हमने क्या करना है, अलग अलग पेयर्स ही लिखने हैं. अगर इस तरह की फॉर्म भी हमारे पास आ जाती है, व्हाट वी हैव टू डू इज कि आपको उसको अलग अलग करना है. ठीक है, पेयरिंग मतलब एक पेयर से ज्यादा पॉसिबल है, लेकिन इस तरह शॉर्ट फॉर्म नहीं देनी. ठीक है, यूं कर लेंगे हम, बेसिस सेम पावर्स एट 1 1. तो ये जो 2 है इसको ब्रेक डाउन करके आपने 1 1 पावर में अलग कर दिया ताकि आपके पास एक पेयर फॉर्म, तभी तो हम कह सकते हैं ये उसके फैक्टर्स हैं. ठीक है, अब देखिए जैसा कि हमने एग्जांपल सॉल्व की थी 6 की, तो हमने कहा था 6 ओरिजिनल एंटिटी है तो उसका एक फैक्टर 2 आ गया और एक 3 आ गया. ठीक है, लेकिन ये तो नंबर की एग्जांपल थी ना. अब हम एक एक्सप्रेशन यूज करके देख लेते हैं कि अगर कोई एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाती है तब हम उस केस में क्या करेंगे. ठीक है, लेट्स से आपको एक्सप्रेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy. ठीक है, और कहा जाता है कि इसको आप फैक्टराइज करें. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर देखें तो ये तो आपको पता है कि मैथ का एक बेसिक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ठीक है, तो ये तो ओपन फॉर्म उसी फॉर्मूला की है ना. ठीक है, उसकी क्लोज फॉर्म क्या होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर. इट मीन्स ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है. तो आपके पास अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला देखें तो x प्लस y का होल स्क्वायर बन रहा है. ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया कि बेशक ये फॉर्म आती है, आपने इसको ब्रेक करके पेयर फॉर्म में लिखना है. ठीक है, कि हम फैक्टर्स बना रहे हैं तो हमें फैक्टर्स बनाकर दिखाने भी हैं. ठीक है, सो व्हाट वी हैव टू डू, x प्लस वाई की पावर 2 का क्या मतलब है कि x प्लस वाई 2 टाइम्स है. 2 टाइम्स है तो आप 1 टाइम अलग कर लो और 1 टाइम अलग कर लो. ठीक है, अगेन बात तो वही हो जाएगी, बेसिस सेम पावर्स ऐड वापस बनता है ना, मल्टीप्लाई बैक करें तो ओरिजिनल बन जाता है. ठीक है, सो x प्लस वाई आपने 2 टाइम अलग अलग करके लिख दिया ताकि आपके पास पेयर फॉर्म में भी आ गया. इसको हम कहेंगे हमारे पास फैक्टराइजेशन हो गई. अंडरस्टैंड. सो इस तरह की एक्सप्रेशंस को आप इस तरह पेयर फॉर्म में बना के लिखेंगे, प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे, इन्हीं को आप उसका फैक्टर्स कहेंगे, उसका फैक्टर कहेंगे. ठीक है, क्योंकि देखिए ये दो फैक्टर्स हैं, इन दोनों को अगर मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूं ये आता है. देखिएगा जरा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आ गया, x इंटू वाई एक्स वाई आ गया. ठीक है, फिर देखिए y इंटू एक्स वाई एक्स आ गया. 2 बार हो गए ना, 1 लिखा हुआ था, 1 एक और बार आ गया. ठीक है, फिर y इंटू वाई वाई स्क्वायर बन गया. तो मैं बैक मल्टीप्लाई कर रही हूं तो ओरिजिनल चीज बन रही है. इट मीन्स कि ये चीज इसका फैक्टर है. अंडरस्टैंड. तो अब तक आपने ये तो जान लिया कि फैक्टराइजेशन होती क्या है. अब आगे मैं आपको ये भी सिखा देती हूं कि किस तरह की एक्सप्रेशन को आप कैसे फैक्टराइज करेंगे. अंडरस्टैंड. आपके ईज के लिए मैंने ओवरऑल फैक्टराइजेशन को इन 5 केसेस में कैटेगराइज कर लिया है ताकि आप कुछ हेल्प्स की मदद से अपने माइंड में कुछ टिप्स रख लें, कुछ हिंट्स बना लें. ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो फैक्टराइजेशन में. अंडरस्टैंड. अब हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं. पहले हम केस 1 को डिस्कस कर लेते हैं. देखिए ऐसा होता है कि मोस्टली आपको ऐसी एक्सप्रेशंस गिवन होती हैं फैक्टराइज करने के लिए कि जिनमें पूरी की पूरी एक्सप्रेशन में कोई ना कोई एक कांस्टेंट या फिर कोई वेरिएबल कॉमन होता है, लेकिन वो पूरी एक्सप्रेशन में कॉमन होता है. ठीक है, लाइक आपके पास हर टर्म के साथ वो होगा. जैसे कि यहाँ देखिए आपके पास k पहली टर्म में भी है, k दूसरी टर्म में भी है, k थर्ड टर्म में भी है. ठीक है, ये मैं आपको बताती चलूं कि देखिए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म मैं कैसे कह रही हूं. ठीक है, जब तक आपके पास ये जो साइन होती है मैथमेटिकल साइन, ठीक है, इस साइन से पहले एक टर्म है, साइन के बाद एक अलग टर्म होती है और उसके बाद एक अलग टर्म होती है. ठीक है, सो इस तरह से ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है और ये थर्ड टर्म है. ठीक है, और आप देखिए सभी टर्म्स में हमारे पास एक चीज सेम है.
यानी कि कभी आपको ऐसी एक्सप्रेशन गिवन हो कि जिसके अंदर पूरी एक्सप्रेशन में कुछ ना कुछ सेम है, तो फिर आपने उस सेम चीज को कॉमन ले लेना है, ठीक है। अब और आपको एक बात याद रखनी है कि जो चीज आप कॉमन लेते हो ना, वो आपकी पूरी एक्सप्रेशन में से कॉमन जाती है, क्योंकि देखिए प्लस के साइन के साथ या प्लस माइनस जिस तरह मैथमेटिकल ऑपरेटर से जब भी कोई चीज कनेक्टेड होती है तो आप अकेली चीज में से कॉमन नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो आपको होल एक्सप्रेशन में से कॉमन लेना होता है, ठीक है। आपने के कॉमन लिया तो फर्स्ट जो टर्म थी वहां से के जो है वो बाहर कॉमन चला गया, तो पीछे क्या बच गया, ए, ठीक है। अब सेकेंड टर्म में से भी के बाहर चला गया तो यहाँ पे बच गया बी, और थर्ड टर्म में से भी के कॉमन चला गया तो आपके पास बच गया सी, ठीक है। अब आपके पास ये फॉर्म बन गई है कि एक आपके पास है के और दूसरी पूरी की पूरी एक पेयर, एक पेयर तो नहीं है, एक टर्म है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। जरा यहाँ पे हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें तो वो क्या थी, अभी हमने जो कही थी, P ऑफ x इज इक्वल्स टू G ऑफ x डॉट H ऑफ x। क्या सीखा हमने फैक्टराइजेशन में कि हमारे पास बेसिकली दो पेयर्स होने चाहिए जिनको बैक मल्टीप्लाई करने पे आपके पास ओरिजिनल चीज बन जाए। इस चीज को कहते हैं फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो देखिए क्या ये दो पेयर नहीं आ गए, जैसे यहाँ पे G ऑफ x था, लेट से ये G ऑफ x है K, ठीक है, और हमने दूसरा जो रखा था H ऑफ x है, तो यहाँ पे ये a प्लस बी प्लस सी H ऑफ x कंसिडर हो सकता है ना, क्योंकि इनको जब मैं बैक मल्टीप्लाई करूंगी तो ओरिजिनल चीज वापस आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है ये दो फैक्टर्स हमारे पास इस एक्सप्रेशन के बन गए, ठीक है, ये इसके फैक्टर्स बन गए क्योंकि इनको बैक मल्टीप्लाई करने पे ओरिजिनल चीज वापस आ रही है। देखिए के ए प्लस के बी प्लस के सी बन रहा है ना, ठीक है। तो मतलब इसकी फैक्टराइजेशन, इस तरह की एक्सप्रेशन जब भी कभी आपको गिवन होगी, आपने होल एक्सप्रेशन में से एक चीज कॉमन ले लेनी है, बस ये आपके पास फैक्टर्स बन गए, ठीक है। अगर अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ तो हम एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स से कि मैं कहती हूं मुझे गिवन है 5a प्लस 5b प्लस 5c, ठीक है। अब मुझे कहा गया है कि मैं इसको फैक्टराइज करूं, तो मैं इसको कैसे फैक्टराइज करूंगी, 5a प्लस 5b प्लस 5c को फैक्टराइज करने लगी हूं। क्या चीज कॉमन है इन सब में, 5, सो मैंने 5 कॉमन ले लिया। अब फर्स्ट टर्म में से 5 जब बाहर कॉमन चला गया तो क्या बचा आपके पास, a, सेकेंड टर्म में आपके पास बच गया b, और थर्ड टर्म में आपके पास बच गया c, ठीक है। अब क्या हमारे पास ये दो पेयर्स नहीं बन गए, सॉरी, क्या ये हमारे पास दो फैक्टर्स नहीं बन गए, एक पेयर फॉर्म में दो फैक्टर्स बने ना, और इनको बैक मल्टीप्लाई करने पे ओरिजिनल b बन रहा है 5a प्लस 5b प्लस 5c। अंडरस्टैंड? इट मीन्स कि जब कभी भी आपको ऐसी एक्सप्रेशंस गिवन हो जिनमें होल में कोई चीज कॉमन है, जस्ट आपने वो कॉमन बाहर लेना है, ठीक है, उसको अलग कर लेना है और आपने इस तरह से एक पेयर बना लेना है, ये आपके फैक्टर्स हो जाएंगे। अंडरस्टैंड? अब देखिए ये तो था सबसे आसान केस, केस नंबर 1, ठीक है। केस नंबर 2 क्या है कि कभी कभी ऐसे होता है कि आपको ऐसी एक्सप्रेशंस गिवन होती है जिसमें सबके सब वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स भी सबके सब होते हैं, चलो वो भी एक अलग चीज है, लेकिन पूरी की पूरी एक्सप्रेशन में कुछ कॉमन नहीं होता, ठीक है। लेकिन हाफ हाफ में तो कॉमन होता ही है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए a है और यहाँ पर भी a है, लेकिन यहाँ और यहाँ पे a तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए b है और b है, मतलब इन दो टर्म्स में b कॉमन है और इन दो टर्म्स में a कॉमन है। जब हाफ हाफ कॉमन होता है, सॉरी सेम होता है, तो फिर आप हाफ हाफ कॉमन ले सकते हो। जैसे देखिए इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, a, क्योंकि a सेम है दोनों में, ठीक है। तो आपने a कॉमन ले लिया। अब फर्स्ट टर्म के साथ a कॉमन लिया आपने, तो आपके पास पीछे बच गया c, प्लस सेकेंड टर्म का b a कॉमन चला गया तो आपके पास बच गया d, ठीक है। इसी तरह आपने अब नेक्स्ट जो 2 टर्म्स हैं उनमें से भी कॉमन लेना है। सो इनमें क्या चीज कॉमन है, b, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म से b कॉमन गया तो आपके पास यहाँ पे बच गया c, प्लस सेकेंड टर्म में से b चला गया तो आपके पास बच गया d, ठीक है। अब आप ओवरऑल देखें, अगर c प्लस d और यहां देखिए c प्लस d, यानी कि ओवरऑल एक्सप्रेशन के अंदर क्या हुआ, आपके पास सेम आ गया c प्लस d, यहां पे सेम आ गया, तो आप इस पूरी एक्सप्रेशन में से उसको कॉमन ले लेंगे, c प्लस d अगर आपने कॉमन ले लिया तो फर्स्ट टर्म के साथ से c प्लस d बाहर कॉमन चला गया तो क्या बच गया, a,
प्लस सेकेंड टर्म के साथ से बी सी प्लस डी बाहर कॉमन चला गया तो आपके पास बच गया बी। ठीक है, अब ये एक पेयर बन गया ना, इनको बैक मल्टीप्लाई करने पे ओरिजिनल चीज बन रही है कि नहीं बन रही? बन रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों फैक्टर्स हैं इस एक्सप्रेशन के। ठीक है, तो मतलब इस तरह की कोई इक्वेशंस आपको गिवन हो, चाहे एक्सप्रेशंस आपको गिवन हो, ठीक है, उन एक्सप्रेशन में आपने देखना है कि अगर हाफ हाफ में कुछ कॉमन है तो आपने डायरेक्टली हाफ हाफ में कॉमन लेके इस रिजल्ट पे पहुंचना है और ये आपके फैक्टर्स होंगे। अंडरस्टैंड? अब डिस्कस कर लेते हैं थर्ड केस को। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस दी जाती हैं और कहा जाता है कि इनको आप फैक्टराइज करें। ठीक है, पहली बात कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस की क्या पहचान है, आपको कैसे पता चलेगा कि गिवन एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक है? ठीक है, तो उसका तरीका यह है कि देखिए, मैक्सिमम पावर, आपके वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 होनी चाहिए। ठीक है, और बाकी पावर्स उससे डिक्रीजिंग होंगी। लेट्स से आपके पास x के ऊपर पावर 2 है, क्वाड्रेटिक की निशानी है, लेकिन फिर उसके बाद डिक्रीज होनी चाहिए। x के ऊपर देखिए अगली पावर 1 है और नेक्स्ट पावर x की 0 है। ठीक है, 2 1 0। ठीक है, एक निशानी तो ये होगी, मैक्सिमम पावर तो 1 होनी है। ठीक है, दूसरी बात ये कि एक वेरिएबल होना, आपके पास वेरिएबल भी होना चाहिए, उसमें कांस्टेंट भी होना चाहिए, कोफिशिएंट भी अक्सर होता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, अच्छा, ये जो इस तरह की एक्सप्रेशंस होती हैं इनको कहते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस विदाउट कोफिशिएंट्स। ठीक है, क्योंकि इनके स्टार्ट पे आपका जो वेरिएबल होता है विद हाईएस्ट पावर 2, उसके साथ कोई भी कांस्टेंट नंबर कोफिशिएंट के तौर पे नहीं लगा हुआ होता। ठीक है, तो इनको कहते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस विदाउट कोफिशिएंट्स। ठीक है, लेकिन ये होती हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस विद कोफिशिएंट्स, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो स्टार्ट में मैंने ए मेंशन किया है, ए आपके पास कोई भी कोफिशिएंट हो सकता है, कोई भी कोफिशिएंट हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपके पास ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सेम ही चीज है, लेकिन स्टार्ट में आपके पास जो गिवन वेरिएबल है विद द पावर 2, उसके साथ अगर कोई कांस्टेंट या कोई कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन विद कोफिशिएंट है। ठीक है, अच्छा, दोनों ही तरह की क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस का एक ही मेथड है। जब कभी भी आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस गिवन है और आपको करनी है फैक्टराइजेशन, तो आपको जो मेथड इस्तेमाल करना है वो होगा मिड टर्म ब्रेक। ठीक है, इसके बारे में भी आपने सीखा भी होगा, पढ़ा भी होगा। ठीक है, मिड टर्म ब्रेक मेथड पर मेरी एक डिटेल्ड वीडियो है जो कि मैंने आई बटन में एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है। अगर आप चाहें तो आप देखकर अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम केस 4 डिस्कस कर लेते हैं। केस 4 के एक्सप्रेशंस को मैंने 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है। ठीक है, ऑलमोस्ट दोनों को सॉल्व करने का सेम ही मेथड है। जस्ट कैटेगरी 2 की जो एक्सप्रेशंस होंगी, इनको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी, देन आपने बाकी स्टेप्स कैटेगरी 1 वाले ही यूज करने होंगे। ठीक है, तो पहले हम कैटेगरी 1 को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, कभी कभी आपको इस टाइप की एक्सप्रेशंस जो है वो गिवन होती हैं कि आपने इनको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो इस तरह की एक्सप्रेशंस के लिए कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। ठीक है, इनका हिंट ये है कि आप देखिए ऐसे एक्सप्रेशन जिनमें ना स्टार्ट का कुछ पार्ट सेम होगा, स्टार्ट का सेम होगा या फिर आपको रीअरेंज करके सेम बनाना पड़ेगा, लेकिन कुछ पार्ट जो है वो आपके पास पूरे पेयर में सेम होगा। जैसे अब यहाँ पे देखिए तो ax² + bx, ax² + bx, ये दोनों के अंदर सेम है ना, दोनों फैक्टर्स के अंदर सेम है। अंडरस्टैंड? सो आपने क्या करना है इस केस में, आपने स्टेप्स कुछ यूं फॉलो करने हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो चीज भी आपके पास सेम है उसको लेट कर देना है y के इक्वल। ठीक है, लेट कर लेना है ax² + bx को y के इक्वल। ठीक है, लेट कर लिया। लेट करने के बाद आपने इसको पुट कर लेना है इसी एक्सप्रेशन के अंदर। ठीक है, यानी इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे आप यही मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसमें पुट करने के बाद आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देन आपको मिड टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद अगेन आपको क्या करना है, बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है। यानी कि जब आपने y लेट करके इसमें पुट कर लिया, सिंप्लीफिकेशन हो गई कि मल्टीप्लिकेशन भी कर ली और आगे मेथड जो है वो मिड टर्म ब्रेक यूज हो रहा था इत्तेफाक से, तो आपने वो भी कर लिया। ठीक है, करने के बाद आपने बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है। ठीक, बैक सब्स्टिट्यूशन आपने कैसे करनी है कि आपने ax² + bx को y लेट किया था, अब उस y को वापस ax² + bx लेट कर लेना है। ठीक है, बैक सब्स्टिट्यूशन कर ली। अब बैक सब्स्टिट्यूशन के बाद आपने देखना है कि अगर आपके पास अगेन सिंप्लीफिकेशन में आपके पास मिड टर्म ब्रेक हो रहा है
तो कर लीजिएगा, अगर नहीं हो रहा तो आपने जस्ट सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है। और एट द एंड आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म में या इस तरह पेयर फॉर्म में जो है आपके फैक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। यही स्टेप्स आपको नेक्स्ट कैटेगरी के लिए भी अप्लाई करने हैं, ठीक है। बट फर्क सिर्फ इतना होगा कि देखिए कैटेगरी 2 की जो एक्सप्रेशंस हैं उनकी फॉर्म ही चेंज है। तो पहले हमें स्टार्ट में इनके ऊपर ऐसा मेथड अप्लाई करना है कि ये फॉर्म आ जाए हमारे पास, इन एक्सप्रेशंस को इस तरह की फॉर्म बनाना है। जब ये वाली फॉर्म बन जाएगी तो सेम स्टेप्स हम फॉलो करेंगे, ठीक है। अब हम कैटेगरी 2 को डिस्कस कर लेते हैं। अक्सर ऐसा भी होता है कि आपको कुछ इस टाइप की एक्सप्रेशंस गिवन होती हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जस्ट आपको फैक्टर्स गिवन है, लेकिन ओनली फैक्टर्स ही नहीं है, ठीक है। आपको गिवन है साथ में कुछ कांस्टेंट टर्म्स भी, ठीक है। के यहाँ पे मैंने कांस्टेंट के लिए यूज किया है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास साथ में कुछ कांस्टेंट भी होता है, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई हमें ऑलरेडी फैक्टर्स ही गिवन है। फैक्टर्स ही गिवन होते तो प्लस के साथ ये जो के है ये मेंशन ना होता, ठीक है। अब आपने करना पता है क्या है, ये देखिए ये एक्सप्रेशन क्या थी हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। समहाउ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही थी, ठीक है, लेकिन ये तो क्वाड्रेटिक नहीं बन रही। आपने करना ये है कि आपने कोई से भी दो, ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई कर देने हैं, कोई से भी दो फैक्टर्स, ठीक है। अब आपने फैक्टर्स मल्टीप्लाई किए तो एक ये फॉर्म बनेगी, ये वाला फैक्टर बन जाएगा, और कोई से दूसरे दो को मल्टीप्लाई करने से ये फैक्टर बन जाएगा, ठीक है। और फिर के कांस्टेंट टर्म तो इसमें है ही, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने कौन से फैक्टर को किससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको कुछ चेक्स लगाने होते हैं, ठीक है। मैं आपको वो बता देती हूं। आपको इन 3 तरह के ही एक्सप्रेशंस गिवन होंगे, ठीक है। ऐसा होता है कि कभी आपको इस तरह पेयर फॉर्म गिवन है और बीच में सिर्फ पॉजिटिव साइन है, ठीक है, सेम ही साइन है और पॉजिटिव ही साइन है, ठीक है। तब आपने वो पेयर कैसे चूज करने हैं, अपॉन एडिशन, ठीक है, ठीक है। अब आपने एडिशन कैसे करना है वो भी मैं आपको आगे एग्जांपल में करके बताती हूँ, पहले हम यहाँ पे चीजें क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अक्सर ऐसे भी हो सकता है कि आपको सेम ही फैक्टर्स गिवन हो लेकिन सेम साइन ना हो, ठीक है, डिफरेंट साइन हो, प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, ठीक है, डिफरेंट साइन है। तो फिर आपने पेयर चूज करना है अपॉन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। लेकिन अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात को इग्नोर कर दिया जाए, यहां पे देखिए तो आपके पास एक वेरिएबल आ रहा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर इस तरह की चीज आपकी एक्सप्रेशन के साथ इस तरह एंड में है तो आपने पेयर चूज करने हैं अपॉन मल्टीप्लीकेशन, अंडरस्टैंड। देखिए बेसिकली हमने इन सभी एक्सप्रेशंस को कैटेगरी 1 वाली एक्सप्रेशन बनाना है ताकि ये स्टेप्स अप्लाई करके हम अपने फैक्टर्स निकाल सकें, ठीक है। और कोई तरीका है ही नहीं इसके लिए, ठीक है। तो फिर हमने उसके लिए करना ये होगा कि आपने पेयरिंग करनी है, ठीक है। कोई सी भी पेयरिंग कर लिया आपने दो की, इसको इसके साथ करना है, इसको इसके साथ करना है, किसके साथ करना है, ठीक है। वो चीज देख लेते हैं अभी एक एग्जाम्पल के साथ। अब हम इसकी एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं जिससे हमारी ये मजीद क्वेरीज क्लियर हो जाएं, ठीक है। लेट्स से कि मैं कहूं मेरे पास एक एग्जाम्पल है x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4 माइनस 120, ठीक है। अगर मुझे ये एक्सप्रेशन गिवन है और मुझे इसकी फैक्टराइजेशन करनी है तो अगर हम अपने केसेस में मैच करें तो ये हमारे पास फर्स्ट केस बन रहा है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ये होगा कि आपने पेयरिंग कैसे करनी है, ठीक है, यानी कि कौन से दो फैक्टर्स को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मैंने कहा कि जब सेम साइन होती है तो आप अपॉन एडिशन चेक करते हो, लेकिन अब एडिशन करनी किसकी है, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास जो कांस्टेंट है, लेट मी यूज अनदर कलर। देखिए ये जो कांस्टेंट आपको गिवन है ना यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, आपने इनके एडिशन करने हैं। कैसे? अब देखिए अगर मैं ऐड करके चेक करती हूँ 1 प्लस 3 करती हूँ तो 4 बन जाता है और 4 प्लस 2 करती हूँ तो 6 बन जाता है। सेम तो नहीं आ रहे, मुझे ऐसा पेयर चूज करना है कि जिनके कांस्टेंट्स को मैं प्लस करूँ ना तो मेरे पास सेम चीज आ जाए, ठीक है। लेट्स से मैं ये वाला पेयर लूं 1 और ये चीज लूं 4, तो मैं चेक कर लेती हूँ 1 प्लस 4 मेरे पास क्या बनता है 5, ठीक है। और अगर मैं इन दोनों का चेक करूं 2 प्लस 3 क्या बनता है मेरे पास 5, ठीक है। तो अब देखिए जिन दो फैक्टर्स के कांस्टेंट ऐड करने पे सेम बनते हैं ना,
ठीक है, आपने उनकी आपस में मल्टीप्लीकेशन करानी है। आई मीन टू से कि देखिए फैक्टर नंबर 1 और फैक्टर नंबर 4, ठीक है, इन दोनों के कॉन्स्टेंट्स को मैं ऐड करती हूँ तो 5 बनता है, और फैक्टर नंबर 2 एंड 3 को मैं अगर आपस में ऐड करती हूँ तो तब भी मेरे पास 5 बनता है। इसका मतलब है कि फैक्टर नंबर 2 और 3 की आपस में मल्टीप्लीकेशन होकर ये एक फॉर्म बनाएंगे, यानी कि इस तरह का एक बनाएंगे क्वाड्रेटिक की एक फॉर्म, ठीक है। और जो बाकी 1 एंड 4 हैं ये भी हमारे पास दूसरी चीज बनाएंगे, ठीक है। तो अब हम कंटिन्यू कर लेते हैं। इट मीन्स कि अब मुझे रीअरेंज करना होगा। कैसे रीअरेंज करना है? ये x+1 है, x+1, ठीक है, और साथ में मैंने कहा कि मैं फोर्थ वाला फैक्टर लूंगी, तो x+4, ठीक है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और नेक्स्ट जो दो हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, x+2 एंड x+3 वाले को, ठीक है। -120 एज इट इज रहेगा। अब एक्सप्रेशन हमारे पास न्यू बन गई, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को आपस में, ठीक है। तो अब देखिए x इंटू एक्स x², x इंटू 4 4x, 1 इंटू x 1x एंड 4 इंटू 1 इज 4, ठीक है। ये हो गया। यहां पे इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x इंटू एक्स x² प्लस x इंटू 3 3x प्लस 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू 3 2 3s are 6 -120, ठीक है। इनको जरा ऐड कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास सेम वेरिएबल है तो ये ऐड हो जाएंगे। x² प्लस 5x प्लस 4 x² प्लस 5x प्लस 6 -120। आपको यहां पे नोट क्या करना है कि देखिए x² प्लस 5x और x² प्लस 5x सेम हो गए, ठीक है। क्या ये कैटेगरी 1 नहीं बन गई? कैटेगरी 1 में हमने यही डिस्कस किया था ना कि आपके पास कुछ पार्ट सेम आना चाहिए, तो सेम आ गया, x² प्लस 5x x² प्लस 5x, तो अब ये कैटेगरी 1 वाली एक्सप्रेशन बन गई। अंडरस्टैंड? तो अब ये जो स्टेप्स मैंने यहाँ कैटेगरी 1 के लिए लिखे थे वही स्टेप्स आपने कैटेगरी 2 में भी अप्लाई करने हैं, ठीक है। इनको हम आगे अप्लाई करते हैं, उससे पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी। देखिए अभी मैंने फर्स्ट एक्सप्रेशन उठाई और मैंने यहां से आपको चूज करके बताया कि अपॉन एडिशन मैंने लिखा हुआ था, तो मैंने इन कॉन्स्टेंट्स को ऐड करके पेयरिंग चेक की, ठीक है। जब मैंने सेकंड कैटेगरी अगर आपके पास आ गई तो जैसे हमने यहाँ प्लस करके चेक किया था ना, आपने वहां पे सब्ट्रैक्ट करके चेक करना है, ठीक है। जैसे 1 - 3, क्योंकि उनमें किसी में प्लस होगा और किसी में माइनस होगा ना, ठीक है। तो फिर आपने अपॉन सब्ट्रैक्शन चेक करना है कि ये चीज आपके पास सेम आए, ठीक है। जिन दो की सेम आएगी वो दो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, या फिर पेयरिंग उनकी करनी है आपने। अंडरस्टैंड? लेकिन अगर आपके पास थर्ड टाइप की एक्सप्रेशन आ जाती है, ठीक है, जिसमें एक वेरिएबल भी होगा, तब आपने मल्टीप्लीकेशन से ये पेयरिंग करनी है। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 फिर आपको करना होगा और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करना होगा, और फिर भी आपने देखना होगा कि यहाँ पे सेम चीज आए लेकिन मल्टीप्लीकेशन से। इन शॉर्ट आपका साइन ये वाला चेंज होता जाएगा, ठीक है। पहले में यहाँ पे पहला केस अगर आ गया तो यहाँ पे प्लस है, सेकंड केस आ गया तो यहाँ पे माइनस है, और अगर थर्ड केस आ गया तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन साइन होगा। अंडरस्टैंड? अब हम अपने एग्जाम्पल की तरफ वापस आ जाते हैं। तो एग्जाम्पल में हम देखें तो हमारे पास कौन सी कैटेगरी बन गई? कैटेगरी 1 बन गई। और कैटेगरी 1 के जो स्टेप्स थे वो यहाँ पे आप अप्लाई कर लेते हैं कि जो चीज आपके पास सेम हुआ करती है उसको आप वायलेट करा करते हो, ऐसे ही है। तो अब मेरे पास सेम क्या चीज है, मैं यहां पे लेट कर लूंगी y को x² प्लस 5x के इक्वल, ठीक है। तो मतलब अब मैं y को पुट कर लूंगी इसी एक्सप्रेशन में, ठीक है, होल एक्सप्रेशन में। तो अब देखिए x² प्लस 5x की जगह आपने y पुट कर दिया तो ये चीज तो मेरे पास खत्म हो गई। यहां पे बच गया y, फिर उसके अलावा क्या साइन था? प्लस, और साथ में था 4, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखें तो x² प्लस 5x की जगह पे तो हमारे पास आ गया y, नेक्स्ट साइन था प्लस और साथ में था 6, नेक्स्ट हमारे पास 120 था। एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गई। जब इस तरह से पेयर हमारे पास आ जाता है फैक्टर्स में, आपको इनको मल्टीप्लाई करना होता है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। y इंटू वाई y², y इंटू 6 6y, 4 इंटू वाई 4y, एंड 4 इंटू 6 24 if I'm not wrong.
देन आपके पास -120 एज इट इज नीचे आ गया, ठीक है। अब आप देखिए सेम वेरिएबल है तो ऐड तो हो ही जाएंगे। वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस, सॉरी ग्रेटर का साइन लगाते हैं आप तो आपके पास ये आ जाता है 120 - 24 96 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब देखिए जैसे आपके पास ये आई तो ये तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका मतलब आप मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं। सो आपने यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक अप्लाई किया, ठीक है। अगर मैं कहूँ 16 - 6 करूँ तो 10 आता है, जी बिल्कुल। 16y - 6y - 96 ये आपने मिड टर्म ब्रेक किया, ठीक है। अब आपने कॉमन लिया y + 16 एंड देन माइनस आप यहाँ पे 6 कॉमन ले लें अगर तो y + 16 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं y + 16 है तो ओवरऑल कॉमन ले लिया y + 16 और सेकंड फैक्टर आ गया y - 6, ठीक है। अब आपने क्या करनी है, अगला हमारा स्टेप यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई एंड मिड टर्म के बाद था बैक सब्सटीट्यूशन, ठीक है। बैक यहाँ देखिए तो बैक सब्सटीट्यूशन था। बैक सब्सटीट्यूशन आपने ऐसे करनी है कि x² + 5x की जगह y पुट किया था, अब वापस y की जगह पे आप x² + 5x पुट कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं y की जगह पे अगर हमने x² + 5x पुट करना है तो x² + 5x + 16 x² + 5x - 6 ऐसा ही है, ठीक है। अब देखिए इसकी तो फर्दर जो है वो मिड टर्म ब्रेक पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसकी तो पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि 6 - 1 तो 5 बनता है। सो आपने फिर जिसकी पॉसिबल होगी उसकी आपने अगेन मिड टर्म ब्रेक कर देनी है, ठीक है। तो ये x² + 6x - x - 6 कर सकते हैं हम इसे, ठीक है। सो अगेन आपने x × x + 6 किया, कॉमन लिया, -1 कॉमन लें तो x + 6 आ जाएगा। देन x - 1 x + 6, ठीक है। और साथ में एक फैक्टर आपके पास होगा x² + 5x + 16 जो कि फर्दर नहीं मिड टर्म ब्रेक हो सकती थी जिसकी, ठीक है। अब आप देखिए ये आ गया आपके पास 3 फैक्टर्स। अब देखिए जब एंड में आपके पास फैक्टर फॉर्म आई, आपने अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या सीखा हुआ था, P of x = G of x .h of x, ठीक है। इसके अंदर कहीं भी k कांस्टेंट की कोई गुंजाइश नहीं थी, तो इसमें भी k कांस्टेंट की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन देखिए गिवन एक्सप्रेशन में तो k था, इसलिए हम ये तो नहीं कह सकते थे कि हमें फैक्टर्स गिवन है या फैक्टराइज फॉर्म गिवन है, ठीक है। तो ये k तो था, कोई कांस्टेंट नंबर तो था, ठीक है, जो कि यहाँ पे हमारे पास 120 था, ठीक है। तो इसको रिमूव करने के लिए हमें ये सब प्रोसेस करना पड़ा और एट द एंड हमारे पास ये फैक्टर्स आ गए, ठीक है। सो ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीटली फैक्टराइज हो गया, ठीक है। तो मतलब इस टाइप की एक्सप्रेशंस को आप इस तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं, अंडरस्टैंड। Now come to case number 5 which is last but not the least. इस केस में मैंने आपके ईज के लिए सबके सब फॉर्मूलाज ऐड किए हैं, ठीक है। बस इन फॉर्मूलाज को आपने एक बार मेमोराइज कर लेना है, ठीक है। फिर जहां कहीं भी इनकी एक्सप्रेशंस आपको गिवन होंगी इन ओपन फॉर्म तो आपने जस्ट वहां पे इनके फॉर्मूलाज को क्लोज कर देना है तो आपके पास डायरेक्टली फैक्टर्स बन जाएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा बेसिक फॉर्मूला मैथ का जो कि आप सबको अब तक याद भी हो चुका होगा। हम कहते हैं ना a² + 2ab + b², ठीक है। ये फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, a + b के होल स्क्वायर के इक्वल, ऐसा ही है, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि a² माइनस जब आ जाता है -2ab + b² तो यहाँ पे माइनस का साइन हो जाता है, होता है ना, ठीक है। तो बस ये फॉर्मूला आप मेमोराइज कर लीजिए, ठीक है। आपने कर लिया तो फिर क्या होता है कि आपको अक्सर एक्सप्रेशंस इस तरह की फॉर्म में गिवन होती है, ये फॉर्म आपको एक्सप्रेशंस में गिवन होती है और कहा जाता है इसको फैक्टराइज करें, तो फैक्टराइज करके आपने ये फॉर्म बनानी होती है, ठीक है। और अभी अभी आपने सीखा कि जब कभी इस तरह फॉर्म गिवन होगी 2 पावर है इसकी, तो इसका मतलब है कि a + b जो है वो 2 टाइम्स है, ठीक है। लेकिन आपने इनको जस्ट अलग अलग करके लिखना है, 1 टाइम अलग कर दिया, a + b 1 टाइम और साथ में a
प्लस बी अनदर टाइम। अंडरस्टैंड? तो ये आपके पास फैक्टर्स बन गए। ठीक है, ये तो था बहुत आसान केस, ठीक है, या फिर बहुत आसान फॉर्मूला जो कि आप सबको याद भी है। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला आपको बताती हूँ, वो भी बहुत बेसिक है और वो भी अब तक आपको याद होगा। ठीक है, वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, अब आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला ओपन होते ही इसकी फैक्टर फॉर्म है और है भी पेयर में। ठीक है, तो हम भी तो यही देखना चाहते हैं ना, पी ऑफ एक्स इक्वल्स जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स, ऐसा ही है ना। मतलब कि आपके पास एक पेयर आ जाया करे जिनको मल्टीप्लाई किया करें तो आपके पास ओरिजिनल चीज बन जाए, ये फैक्टर्स बनते हैं इसके, या फैक्टराइजेशन इसे कहते हैं, या ये और ये फैक्टर्स होते हैं, ऐसा ही है ना। तो क्या इसमें डायरेक्टली नहीं गिवन है ना। तो इसका मतलब ये है कि जब कभी सवाल आपको इस फॉर्म में गिवन है, आपने उस सवाल में से ए और बी आइडेंटिफाई करना है और आपने डायरेक्ट ए माइनस बी और ए प्लस बी लिख लेना है। इसकी एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, लेट्स से कि मैं कहती हूं मुझे एक सवाल गिवन है, फैक्टराइज करें किसको, 16 माइनस 25x स्क्वायर को। तो देखिए, अब पहली बात तो ये है कि इसमें पहली टर्म पे भी फॉर्मूला में स्क्वायर होता है और दूसरी टर्म पे भी स्क्वायर होता है। भाई यहाँ पे तो स्क्वायर है लेकिन ये कांस्टेंट टर्म में स्क्वायर तो नहीं है। तो पहले चेक कर लेती हूँ क्या ये किसी का स्क्वायर है। देखिए, 16 किसी का स्क्वायर है, जी बिल्कुल है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, ठीक है, माइनस 5 का स्क्वायर 25 होता है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर ये चीज आपको कंफ्यूज भी करे तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, पहली बात ये होगी। दूसरी बात ये कि देखिए, यहाँ पे एक स्क्वायर है और यहाँ पे भी एक स्क्वायर है, यहाँ पे तो दो स्क्वायर है। इसका मतलब है कि मैं ओवरऑल स्क्वायर कर सकती हूँ ना इसको। तो मैंने किया 4 स्क्वायर, तो ऐसे ही रहा, माइनस 5x, दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो मैं उनको ओवरऑल एक स्क्वायर दे दूं, तो इसका मतलब है अंदर वाली दोनों टर्म्स पे स्क्वायर है। ठीक है, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन की। ठीक हो गया, तो अब आपके पास आ गया 4 स्क्वायर माइनस 5x का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि अब मैं कहूं कि मेरे पास a क्या है। देखिए, अगर मैं कहूं ये जो 4 है ये मेरा a है और ये जो 5x है ना ये b है। ठीक है, तो फिर मैं अपना ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ कि नहीं, a माइनस बी ए प्लस बी। तो जस्ट डायरेक्टली इसके फैक्टर्स बनाने के लिए आपने a आइडेंटिफाई किया हुआ है 4, बीच में क्या साइन होता है, माइनस, b आइडेंटिफाई किया हुआ है 5x, बस। ठीक है, 4 माइनस 5x। फिर देखिए यहाँ पे a है, a क्या मेरा 4, साथ में बीच में प्लस साइन है, g प्लस साइन, b क्या है मेरे पास 5x। सो ये दोनों फैक्टर्स आपका आंसर हैं। अंडरस्टैंड? ये भी बहुत आसान तरीका था, बस आपको ये करना है कि आपको ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला भी मेमोराइज करना है, ये सेकंड वाला फॉर्मूला भी मेमोराइज करना है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात ये है कि ये पहले दोनों फॉर्मूलाज कंबाइन होके एक और जगह पे बनते हैं। यानी कभी कभी आपको कुछ इस टाइप की बी एक्सप्रेशंस गिवन होंगी, लाइक ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अगर गौर करें तो a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे भी था ना, फर्स्ट फॉर्मूला में था ना। तो इसका मतलब है यही चीज सेम यहाँ पर आ गई है। ठीक है, सेम चीज यहाँ पर आ गई है, लेकिन इसकी क्लोज फॉर्म तो आपको पता है ना, क्या है इसकी क्लोज फॉर्म, a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर। सो आपने इस टाइप की एक्सप्रेशंस भी गिवन हो तो इसी तरह सॉल्व करना है जैसे मैं ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, तो आपने इसकी जगह पे क्या लिख लिया, a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर। ये प्लस माइनस मैंने आपको समझाने के लिए दोनों इकट्ठे लिखे हैं कि अगर यहाँ पे प्लस हुआ तो फिर यहाँ पे क्लोज फॉर्म में भी प्लस होगा, लेकिन अगर ओपन फॉर्म में माइनस है तो फिर क्लोज फॉर्म में भी यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, ये जस्ट मैंने चीजों को स्टैंडर्डाइज किया है ताकि आप लोग हिंट के तौर पे याद कर सकें। ठीक है, क्वेश्चन में एट द सेम टाइम आपको दोनों साइन एक साथ थोड़ी ना गिवन होंगे। ठीक हो गया, अच्छा, ये चीज तो आपने क्लोज की तो आपके पास ये फॉर्म बन गई। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ये साइन है और ये जो रिमेनिंग सी स्क्वायर है। ठीक है, अगर आप इस पे गौर करें, पहला फॉर्मूला तो ये था और दूसरा फॉर्मूला तो ये बन गया है कि अगर ये अंदर वाली चीज, ब्रैकेट वाली चीज को आप a कहो और ये जो c है इसे आप कहो b। ठीक है, तो फिर क्या ऐसा नहीं हो रहा
कि ए के ऊपर स्क्वायर और बी के ऊपर स्क्वायर और बीच में माइनस, तो ये सेकंड फॉर्मूला हमारा क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये भी बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, मतलब कभी आपको इस तरह कंबाइन एक्सप्रेशंस गिवन होंगी जिसमें दो फॉर्मूलाज लग रहे होंगे। ठीक है, एक आपने इसको क्लोज करके बना लेना है और इसको क्लोज करते ही आपके पास एक और फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमेशा माइनस साइन होगा, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि ए स्क्वायर और सी स्क्वायर के साथ प्लस वाला कोई फॉर्मूला नहीं है मैथ में। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस ही होगा। ठीक है, अच्छा अब ऐसी चीज आ गई तो ये आ गया हमारे पास सेकेंड फॉर्मूला। तो सेकेंड फॉर्मूला की कौन सी ओपन फॉर्म है, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो आपने भी यहाँ पे यही करना है कि इसमें आपने लिखना है ए माइनस बी और इसमें आपने लिख लेना है ए प्लस बी। ठीक है, लेकिन इस केस में हमारे पास क्या है, ये चीज है ए प्लस माइनस बी, ये आपके पास ए है। ठीक है, साथ में हमारे पास क्या आया है, माइनस सी, ये रहा माइनस सी, क्योंकि हमारा फिलहाल बी तो यही है ना, ये ब्रैकेट क्लोज करने की भी जरूरत नहीं आपको। ठीक है, नेक्स्ट चीज है हमारे पास कि यही चीज ए प्लस बी, तो ए प्लस बी। ठीक है, ये आ गए आपके पास फैक्टर्स। ठीक है, और ये किसके फैक्टर्स हैं, आपके पास जब इस तरह से दो फॉर्मूलाज कंबाइंडली गिवन होते हैं एक्सप्रेशंस में। फिलहाल तो मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज कर रही हूँ, लेकिन आपको भी पता है कि यहाँ पे एक्सप्रेशंस में आपको एक्स वाई भी गिवन हो सकता है, जी भी गिवन हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी गिवन हो सकता है। ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म उनकी यही है। ठीक है, तो इस तरह की फॉर्म होगी, एक्सप्रेशंस होंगी, तो आप उनको इस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी कि इन शॉर्ट अब तक आपको सिर्फ एक ये फॉर्मूला मेमोराइज करना है, ये फॉर्मूला मेमोराइज करना है, और क्वेश्चन की एक्सप्रेशंस को पहचानना है कि अगर 3 बार स्क्वायर एक चीज में आ गया है, किसी एक्सप्रेशन में 3 बार स्क्वायर किसी एक्सप्रेशन में आ गया है, तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे 2 बार फॉर्मूला लगाऊंगा, एक बार पहला वाला और एक बार दूसरा वाला। हो सकता है कि आप पहले सेकंड वाला क्लोज कर लें फिर फर्स्ट वाला कर लें, अप टू यू, बट ये इजी तरीका था। ठीक है, अंडरस्टैंड। फोर्थ देख लेते हैं, उसमें यह है कि आपको परफेक्ट स्क्वायर चेक करना पड़ता है। ठीक है, देखिए अगर मैं कहती हूं ना a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। ठीक है, ये हमें भी पता है कि ये फॉर्मूला है ना, चाहे प्लस का है चाहे माइनस का लगा लें, है तो सही। इसका क्या मतलब है, ये वाली चीज इसका परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, या ये वाली चीज इसका परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, क्यों परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि फॉर्मूला ओपन करते हैं एग्जैक्टली यहाँ पे 2 आता है, एक मतलब प्रॉपर एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, कंप्लीट करने पे होती है। ठीक है, अब देखिए ये तो एक दूसरे का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन जब कभी भी आपको क्वेश्चन में अगर a की पावर 4 समथिंग लाइक b की पावर 4 इस तरह कोई चीज गिवन है, ठीक है, या आपको a4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b4 कुछ इस तरह की चीजें गिवन है। ठीक है, मतलब कि एक बात तो आप ये देखनी है कि आपको पता है कि फोर्थ पावर का कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो फोर्थ पावर का तो फिलहाल मैथ में कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम, इसको हम स्क्वायर बना के सॉल्व करते हैं। स्क्वायर का फॉर्मूला तो ये है। ठीक है, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस साइन है ना, तो प्लस का जो साइन के साथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो तो सिर्फ इसी फॉर्मूला में आते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस साइन होता तो फिर हम कहते हैं कि हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो केस है ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, होता ये है इस केस में कि या तो आपको 2ab टर्म गिवन नहीं होती, ठीक है, और अगर गिवन होती है तो गलत गिवन होती है, यानी कि यहाँ पे कुछ आता है जो कि नहीं गिवन होता। ठीक है, तो इस तरह का जब भी केस आता है कि आपके पास 2ab वाली टर्म बन रही हो, ठीक है, यानी कि जब भी कभी क्वेश्चन में आपके पास स्क्वायर पावर है, ठीक है, या फोर्थ पावर है, तो बस आपने ये मेथड अप्लाई करके चेक करना है 2ab टर्म को। ठीक है, कि क्या 2ab टर्म गिवन है या सही है या नहीं। ठीक है, तो अगर सही है तो ठीक है, नहीं है सही तो ऐड सब्ट्रैक्ट करके लेकर आनी है। ठीक है, कैसे लेकर आनी है हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। ठीक है, उसके बगैर शायद आपको समझ ना आए। देखिए लेट्स से कि मैं कहती हूं कि मुझे क्वेश्चन गिवन है कि 3x पावर 4 प्लस 12y4 इसकी मैंने फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है,
अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब फोर्थ पावर गिवन है तो जरूर स्क्वायर वाला ही फॉर्मूला यूज होगा, स्क्वायर में ही ब्रेक डाउन करके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अगर ये फोर्थ पावर गिवन है, इसका क्या मतलब है, इट मीन्स कि आपके पास ये फॉर्मूला की जो 2ab टर्म है वो एब्सेंट है, ठीक है, वो यहाँ पे नहीं गिवन, क्योंकि देखिए ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आप ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर कर सकते हैं, 2ab टर्म तो है ही नहीं, क्योंकि क्लोज फॉर्म तो ये मैं किसी तरह कह ही नहीं सकती क्लोज फॉर्म है, क्योंकि क्लोज फॉर्म में तो a प्लस बी है, होल के ऊपर स्क्वायर है, इसको खींच तान के भी आप होल के ऊपर स्क्वायर नहीं ला सकते, ठीक है, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब है कि ओपन फॉर्म है, ठीक है। सो इसका मेथड क्या होगा, आपने ये करना है, पहले तो ये देख लेते हैं कि 3 है किसी, ये इसके ऊपर पावर 4 है, ठीक है, तो 3 किसी की 4 पावर बनता है, बिल्कुल भी नहीं, छोटा है। सो ऐसी चीज जब होगी तो उसको आपने एक्सप्रेशन से ही आउट कर देना है, कॉमन लेके बाहर रख लेना है, ठीक है। तो मैंने ना इस पूरी एक्सप्रेशन में से 3 को कॉमन ले लिया, क्योंकि कॉमन मैंने आपको पहले भी बताया कि पूरी एक्सप्रेशन से जाएगा, ठीक है। सो 3 कॉमन चला गया तो आपके पास बच गया x पावर 4 प्लस, अब यहाँ पे देखिए 3 4s are 12, ठीक है, तो मतलब कि 3 बाहर कॉमन गया मल्टीपल के थ्रू, ठीक है। अब आपके पास ये चीज बच गई। अभी अभी मैंने कहा था कि 4 का तो कोई फॉर्मूला नहीं है मैथ में, तो फिर हमें इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। फिर क्या करेंगे, x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकती हूँ ना मैं, x की पावर 4 को, 2 2s are 4, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर अलग और y स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, ऐसा ही है। अब अगर मैं देखूं तो ये थोड़ा सा ऑड लग रहा है, इसका 2b मैं बाहर कॉमन ले लेती हूँ ताकि 2y स्क्वायर हो जाए, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है, x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम देखें तो ये जो x स्क्वायर है अंदर, ये पूरी मेरी a टर्म है, ठीक है, और ये जो 2y स्क्वायर है ये पूरी मेरी b टर्म है, ठीक है। अब देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ यही वाला, ठीक है, कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि ओपन फॉर्म में मैंने क्लोज करनी कंप्लीट करनी है ना, ठीक है। तो अब देखिए a आपके पास यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर, मैंने पुट कर दिया x स्क्वायर, ठीक है, a की जगह पे पुट किया, स्क्वायर इसका खुद का, प्लस b की जगह पे 2y स्क्वायर है आपके पास, 2y स्क्वायर और स्क्वायर इसका खुद का, प्लस 2a यही वाला पुट किया आपने x स्क्वायर, और साथ में b जो है वो 2y स्क्वायर, ठीक है। हम ये क्यों कर रहे हैं, हमें पता है कि इस सवाल में 2ab टर्म नहीं है, होनी चाहिए, फॉर्मूला ये है, ठीक है, 2ab टर्म मिसिंग है। सो हम 2ab टर्म यहाँ पे लाने के लिए पहले ये चेक कर रहे हैं कि क्या 2ab टर्म होनी चाहिए, वो जो चीज आ जाएगी ना हमारे पास, उसी को हमने इसी एक्सप्रेशन के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट करके सवाल का पार्ट बना देनी है, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये बनता है x पावर 4 प्लस 4y4 प्लस 4x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। अगर आप ये चेक करें x पावर 4 4y4 4y4, ठीक है, तो क्वेश्चन में गिवन था, इट मीन्स 2ab टर्म ये है, क्योंकि ये 2ab से आया ना मेरे पास, तो मतलब ये टर्म मेरे पास मिसिंग है, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन का पार्ट नहीं है ये प्रोसेस, ठीक है, ये आपका साइड इन्फो है, ठीक है। तो अब आपके पास मिसिंग टर्म क्या है, 4x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। तो आपने ये करना है कि आपने ऐड एज वेल एज सब्ट्रैक्ट करना है, टर्म है 4x स्क्वायर y स्क्वायर को इस एक्सप्रेशन के साथ, ठीक है, जो आपके लास्ट स्टेप में आई थी। सो जो 3 बाहर था वो बाहर ही रहा, x स्क्वायर का स्क्वायर था प्लस 2y स्क्वायर का स्क्वायर था। अब आगे देखिए, प्लस करनी है आपने ये टर्म 4x स्क्वायर y स्क्वायर, और साथ में माइनस भी करनी है, ठीक है, 4x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि देखिए जब भी हम कोई चीज अप्लाई करते हैं ना तो वो हमारी गिवन एक्सप्रेशन को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करनी चाहिए ना। तो ये देखिए प्लस माइनस का मतलब है अगर मैं इनको काट दूं, आपस में कैंसिल कर दूं, क्योंकि प्लस माइनस तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सेम चीजें हैं, कैंसिल हो गई तो ये ओरिजिनल चीज वापस बन जाएगी ना, ठीक है। इसका मतलब है कि मैं ये कर सकती हूँ। नेक्स्ट चीज ये देखते हैं कि हाँ ये स्टेप तो हम ले आए,
तो अब अगर इसको मिला के यहाँ पे देखा जाए तो क्या ये फॉर्मूला क्लोज नहीं हो रहा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला क्लोज हो रहा है ना, ठीक है। सो आपने ए प्लस बी का सिर्फ हमें 2ab टर्म चाहिए थी जो कि हम निकाल लाए, अब हम ये वाला फॉर्मूला क्लोज करके लिख सकते हैं, ठीक है। सो हमने क्या लिखना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर जो कि हम यहाँ पे कंसीडर किया था, वो क्या था एक्स स्क्वायर, प्लस बी हमारे पास क्या है 2y स्क्वायर, ठीक है। इनका होल स्क्वायर किया आपने, ठीक है, ये चीज तो खत्म हो गई। पीछे हमारे पास क्या बच गया, माइनस साइन 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, अंडरस्टैंड। अब यहां पे एक चीज आपने देखनी है, सॉरी 3b है साथ में, इसको जरा एक स्टेप सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे स्क्वायर है ना, लेकिन इन दो स्क्वायर को सिंप्लीफाई करके एक स्क्वायर करते हैं, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2x y का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। जरा आप यहाँ पे गौर से देखें तो अगर मैं कंसीडर करूं कि ये a है, a, और इसको कंसीडर करूं ये b है, ठीक है, स्क्वायर ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर है, बीच में माइनस साइन है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमने अभी क्या फॉर्मूला सीखा था, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। सो आप इसको ओपन करके उस तरह से लिख सकते हैं फैक्टर फॉर्म में। एक फैक्टर तो मेरे पास 3 है जो कि कॉमन लिया हुआ है, ठीक है। दूसरा फैक्टर हम देख लेते हैं, ए माइनस बी या ए प्लस बी, ठीक है। तो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, पहले मैंने कहा प्लस बी, ठीक है, और फिर मैं कहती हूं माइनस बी, माइनस 2xy, ठीक है। तो क्या ये कंप्लीट नहीं हो गया, हो गया ना। अब आपके पास एक फैक्टर ये है, दूसरा फैक्टर ये है, तीसरा फैक्टर ये है, तो ये एक्सप्रेशन आपके पास फैक्टराइज हो गई। व्हाट डू आई मीन हेयर, कि देखिए जब कभी भी आपको स्क्वायर के साथ या फोर्थ पावर के साथ, ठीक है, इस तरह स्क्वायर के साथ गिवन है या फोर्थ पावर के साथ इस तरह कोई भी एक्सप्रेशंस गिवन है, ठीक है, और आपको पता है कि कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला बन सकता है, ठीक है, जब भी स्क्वायर होगा या फोर्थ होगा ये बनता ही बनता है, ठीक है। तो उस केस में आपने जरूर ये मेथड अप्लाई करना है। आपने करना क्या है, आपने अपने सवाल में से सिर्फ 2ab टर्म को निकालना है। आपने अगर इस तरह यहाँ पे फाइंड किया और आपको जो गिवन, अभी तो आपके पास इस वाले केस को हमने डिस्कस किया, इसमें तो गिवन ही नहीं था, फिर तो हमने ऐड सब्ट्रैक्ट कर लिया, लेकिन आपका ये पार्ट भी आ सकता है, ठीक है। तो इसमें गिवन तो है लेकिन गलत है, तो आपने यहां से चेक करना है और यही ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, और ये गलत वाली चीज साथ चलती रहेगी, लेकिन आपने जो ऐड सब्ट्रैक्ट किया होगा फॉर्मूला आप यहां से क्लोज करेंगे, अंडरस्टैंड। और फिर जब आप फॉर्मूला क्लोज कर लेंगे तो वही चीज बन जाएगी जो अभी हमने इससे पिछले केस में डिस्कस की थी। क्या किया था हमने डिस्कस, कि आपको दो फॉर्मूलाज एट द सेम टाइम लगाने पड़ते हैं। ये चीज यहाँ पे एक फॉर्मूला क्लोज हुआ, जब इसको आप क्लोज करते हैं तो आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का दूसरा फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है, अंडरस्टैंड। फॉर्मूलाज आपको पहले दो जो बताए थे आपने वो मेमोराइज करने हैं, और अब जो फॉर्मूलाज लिखवा रही हूं आपको ये मेमोराइज करने हैं, ठीक है। बाकी कैटेगरीज को जस्ट आपने देकर हिंट बना लेनी है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए फॉर्मूला अब फिफ्थ वाला ये है कि आपको इस तरह भी एक्सप्रेशंस गिवन हो सकती हैं कि आपको a क्यूब प्लस या फिर माइनस बी क्यूब के साथ कोई चीज गिवन हो, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना होगा, आपने उसकी ये फॉर्म बनानी है, a प्लस माइनस बी ए स्क्वायर माइनस या फिर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने याद कर लेना, लाइक प्लस साइन के लिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इस तरह आपको अगर कोई क्वेश्चन गिवन है, एक्सप्रेशन गिवन है और कहा जाता है फैक्टराइज करें, ठीक है, तो आपने जस्ट ये फॉर्मूला ओपन कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ए और बी तो आपने क्वेश्चन में से ये आइडेंटिफाई कर लेने हैं, ठीक है। और फॉर्मूला जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको पता है ए और बी आपको पता है, आप यहाँ पे उसको पुट कर लें फॉर्मूला, तो आपको याद होगा ना, ठीक है। अच्छा, अगर ये प्लस का फॉर्मूला है तो यहाँ पे प्लस होगा लेकिन यहाँ पे माइनस, ठीक है। लेकिन अगर माइनस के साथ आपको गिवन है तो फिर फर्स्ट फैक्टर के अंदर माइनस साइन है और सेकंड के अंदर फर्स्ट है, सॉरी प्लस है, ठीक है। अच्छा, और एक बात ये है, एक तो ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है, तो ये भी सिंपल आपको ये फॉर्म गिवन होगी, ठीक है, आपको ये बनानी होगी, क्योंकि आप खुद देखिए कि ये फैक्टर्स बने हुए हैं ना, ठीक है, ब्रैकेट की फॉर्म में, मल्टीपल की फॉर्म में, इन दोनों को बैक मल्टीप्लाई करके आप ये चीज ला सकते हो, ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब है कि ये फॉर्म तो डायरेक्ट आपको गिवन है, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज ये है कि कभी कभी आपको इस तरह भी गिवन हो सकता है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी
प्लस 3ab² प्लस b का क्यूब। ठीक है, कभी आपको ये एक्सप्रेशन गिवन हो सकती है तो आपने इसकी क्लोज फॉर्म बनानी होगी, क्योंकि हमारा टारगेट क्या होता है, हमारा टारगेट ये होता है कि हम ना पेयर बना कर दें या फिर इस तरह के फैक्टर्स बना कर दें, मल्टीपल बना कर दें, ब्रैकेट्स क्लोज हो रही हो। ठीक है, इस तरह की फॉर्म में हम उनको आंसर करें। ठीक है, तो देखिए इसमें क्लोज फॉर्म बन रही है, ब्रैकेट बन रही है, ये 3 टाइम्स ऑफ a प्लस बी है, ऐसा ही है। ठीक है, आप इसको 3 बार लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे आप, a प्लस बी वंस, a प्लस बी ट्वाइस और फिर a प्लस बी थ्राइस। ठीक है, तो अगर आपके पास प्लस के साथ ये चीज गिवन है, क्योंकि आपको हमेशा ओपन चीज गिवन होगी, जितने भी मैंने आपको फॉर्मूलाज दिए हैं, ठीक है, इनकी जो ओपन फॉर्म है वो आपको एक्सप्रेशंस में गिवन होंगी। ठीक है, आपको उनको क्लोज करना होगा, क्योंकि देखिए इनको क्लोज करने पे इनके फैक्टर्स बन रहे हैं। ओपन तो एक्सपेंडेड फॉर्म है, उसमें तो फैक्टर्स आ ही नहीं रहे। ठीक है, इनकी क्लोज्ड फॉर्म में ही आपके पास इनके फैक्टर्स हैं। ठीक है, सिर्फ इसकी ये जो 5th वाला केस है, ये एक स्पेशल केस है जिसमें ओपन फॉर्म में आपके पास फैक्टर्स बन रहे हैं। ठीक है, तो बस आपने देखना है कि फैक्टर्स जिस फॉर्म में बन रहे होते हैं तो वो चीज आपको करनी होती है, ध्यान में रखनी होती है। ठीक है, अच्छा, प्लस के साथ हमने देख लिया कि फॉर्मूला इस तरह होता है। लेट्स से कि आपको ये माइनस के साथ गिवन होगा, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे आपके पास एक माइनस साइन होगा और एक बी क्यूब के साथ माइनस साइन होगा। ठीक है, तो फिर आपका यहाँ पे भी माइनस साइन होगा। ठीक है, बस आपको ये फॉर्मूलाज मेमोराइज कर लेने हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, आई होप आपके अब तक के सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। स्टिल मैं एक बार रिकॉल कर लेती हूँ, ठीक है, ताकि आपका कोई क्वेश्चन रह ना जाए। ठीक है, देखिए हमने कहा कि फैक्टराइजेशन क्या होती है वो हमने सीख लिया, हमने पेयर फॉर्म में आंसर करना है। ठीक है, और इस तरह के मल्टीपल्स होने चाहिए कि उनको बैक मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ओरिजिनल चीज वापस आ जाए। ये तो थी हमारी फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन किस किस केसेस में हो सकती है उनको मैंने आपके लिए यहाँ पे क्रक्स बना के पेश किया है। ठीक है, अब क्रक्स में देखिए, आप तो केस नंबर 1 हमने डिस्कस किया, पूरी एक्सप्रेशन में कुछ कॉमन होगा तो फिर आप क्या करेंगे, जस्ट उसको कॉमन लेके आपने दो का एक पेयर बना लिया। ठीक है, या वो आपके फैक्टर्स बन गए। स्टिल सेकंड केस में हमने देखा कि हाफ हाफ में कुछ कॉमन हुआ करता है, तो आपने उनकी भी पेयरिंग करके कॉमन लेके आपने उनको एक फैक्टर फॉर्म में कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा कि हमारे पास ऐसे भी होता है कि कभी आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म गिवन हो। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म जब आपको गिवन होगी तो आपने क्या करना है, मिड टर्म ब्रेक अप्लाई करना है जब भी कभी क्वाड्रेटिक फॉर्म आपको गिवन हो, चाहे किसी क्वेश्चन के अंदर आ जाए या फिर आपको डायरेक्टली फैक्टराइज करने को दी हो। ठीक है, उसके बाद हमने केस 4 डिस्कस किया। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट तरह के एक्सप्रेशंस आए थे, उसमें हमने 2 कैटेगरीज बनाई थी और हमने कहा था कि हम इन सब के लिए डिफरेंट मल्टीप्लीकेशन या फिर एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन से आपने पेयरिंग करके ये फॉर्म कैटेगरी 1 वाली बनानी है। ठीक है, उसके अलावा हमने क्या कहा, हमने कहा कि अच्छा केस 5 में मैंने आपके लिए सब फॉर्मूलाज रखे जिसमें से आपको पहला और दूसरा फॉर्मूला याद करना है और फिर 5th और 6th फॉर्मूला बस याद कर लेना है। ठीक है, फॉर्मूला याद है तो जस्ट आपको ओपन फॉर्म, हर फॉर्मूला की ओपन फॉर्म आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, क्लोज आपने खुद बनानी होगी। और एक अलग चीज ये है कि आपके पास जब भी कभी स्क्वायर या फिर 4th पावर के साथ आपके पास एक्सप्रेशंस गिवन होंगी तो आपने 2ab टर्म को मस्ट चेक करना है। ठीक है, तो अगर तो ठीक आ गई है तो उसका मतलब है क्वेश्चन ठीक गिवन है आपको, लेकिन अगर कभी ऐसे भी होता है कि गलत गिवन होती है तो वो आप उसको करेक्ट कर लेंगे और कभी एब्सेंट होगी तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेफ एंड हेल्दी, अल्लाह हाफिज।